गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 12 कंप्लीट कर लिया था। अभी हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर 13 की, जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो देखिए इसमें नाम में ये दो डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन, दो चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। ठीक है, कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता क्या है। देखिए ये आपके डेली लाइफ में बहुत बार आपको ऐसे मतलब जो है इसके बारे में सुनने को मिला होगा, बट आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप किसी शॉप पर गए और आपने एक पेन ख़रीदा। ठीक है, तो शॉपकीपर ने बनाया कि एक पेन की जो कॉस्ट है वो है कितने रुपीज़, 10 रुपीज़। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है एक पेन दे दो। उसके बाद में फिर आपको ज़रूरत पड़ गई एक और पेन की। ठीक है, तो आप फिर दोबारा जाते हो मान लीजिए मार्केट में और उसे एक पेन की बजाय एक और पेन ले लेते हो। मान लीजिए इस बार दो पेन खरीद लेते हो, दो और पेन खरीद लेते हो। तो दो पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, सिंपल सी बात है, आप कहोगे 10 इंटू 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 आ गया। तो यहाँ पे ज़रा एक बात ध्यान दीजिए आप कि जब आपने एक पेन ख़रीदा था, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट कितनी थी, 10 रुपीज़ थी। ऐसे ही जब आपने दो पेन ख़रीदा, पेन बढ़ा दिया ना, क्वांटिटी ऑफ पेन बढ़ा दिया, तो कॉस्ट भी कितना हो गया आपका, बढ़ गया। 10 से कितना हो गया, 20 हो गया। तो यहाँ पे देखिए एक क्वांटिटी जब आपने बढ़ाया तो दूसरा भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब नंबर ऑफ़ पेन बढ़ा रहे हो तो उसका अमाउंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर नंबर ऑफ़ पेन घटाओगे तो अमाउंट घटेगा। तो इससे पता चल जाता है कि एक क्वांटिटी के बढ़ाने पे दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, या अगर एक क्वांटिटी को घटाओ दूसरी क्वांटिटी भी क्या होगी, घटेगी। तो इस टाइप के मतलब रिलेशन को हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाएं तो दूसरा भी क्या हो, बढ़े। ठीक है, इसी का उल्टा होता है इन्वर्स प्रोपोर्शन, लेकिन वो जब अगले एक्सरसाइज में आएगा उसके बारे में तब हम बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में बात करना है। तो चलिए ये तो आपके समझ में आ गया कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता क्या है। मतलब दो क्वांटिटी में से अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़े, या फिर अगर एक क्वांटिटी घट रही है तो दूसरी भी उसके साथ साथ घटे, तो हम कहते हैं कि वो दोनों क्वांटिटीज़ जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अब कैसे हम पता करेंगे कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं। ठीक है, तो आपको बता दूं मैं कि अगर दो क्वांटिटी, जैसे सपोज दैट मान लीजिए आपका जो पेन है, नंबर ऑफ़ पेन, उसको मान लेते हैं आप एक्स। क्या मान लेते हैं, नंबर ऑफ़ पेन्स, उसको मान लेते हैं आप एक्स। और मान लीजिए अमाउंट मान लेते हैं उसका, या कॉस्ट मान लेते हैं, क्या, कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू वाई रुपीज़ मान लेते हैं। ठीक है, आप मान लेते हैं कि जो आप पेन खरीद रहे हैं उसको एक्स से डिनोट कर रहे हैं। मान लीजिए एक पेन खरीदा तो एक्स हो जाएगा, अगर दो पेन खरीदा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ऐसा सिंपल सा है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपका अमाउंट जो है, एक पेन का अमाउंट है वाई रुपीज़, तो दो पेन का अमाउंट 2y, ऐसे करके बढ़ते चला जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आप नंबर ऑफ़ पेन को x से डिनोट करते हैं और अमाउंट जो है उसका y से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, कि मतलब जैसे हमें भी बताया ना कि कैसे पता करेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं, तो अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो उनका रेशियो मतलब x बाई वाई इज इक्वल टू आएगा क्या, कांस्टेंट, जिसे के से डिनोट करते हैं हम नॉर्मली। मतलब ये हो गया कि अगर दो क्वांटिटीज़ किस में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो उनका रेशियो जब आप निकालोगे तो हमेशा फिक्स आएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेकर के अभी समझ लेते हैं कि कैसे जो है आपका दो क्वांटिटीज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। या फिर एग्जांपल क्या लेना, डायरेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं आप उसी में देख के समझ जाएंगे आप कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, या फिर अगर है तो कैसे उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, पहले क्वेश्चन में दिया होगी फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन। एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे आपको पता है कि आसपास में पार्किंग बनी हुई होती है। तो वहाँ पे पार्किंग बनी हुई है और उसके जो चार्जेस है वो यहाँ दिए गए। देखो 4 घंटे अगर आप अपनी कार को पार्क करते हैं तो आपको 60 रुपीज़ देना होगा। अगर वही 4 की बजाय 8 घंटे आप अपनी कार को पार्क रखते हैं तो आपको 100 रुपीज़ देना होगा। अगर 12 घंटे रखते हैं तो 140 रुपये, और 24 घंटे रखते हैं तो पूरा 180 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो ये चार्जेस दिए गए हैं आपको। ठीक है ना, कितने टाइम का कितना रुपये आपको पे करना है। अब आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि चेक इफ़ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन और नॉट। मतलब क्या, कि जो पार्किंग के चार्जेस हैं, ठीक है ना, क्या वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। मतलब अगर पार्किंग का समय बढ़े तो चार्ज भी बढ़े। तो आप तो कहोगे बिल्कुल सर, यहाँ पे देख करके लग रहा है भाई 4 घंटे हैं तो 60 रुपये है, और 8 घंटे हैं तो 100 रुपये हो गए। तो 8 घंटे मतलब 4 से 8 बढ़े तो आपका अमाउंट भी बढ़ रहा है, 60 से 100 हो जाए तो बिल्कुल डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। नहीं, ऐसे डायरेक्ट नहीं कह सकते।
वो तो बस पहचानने का तरीका था। एक्चुअली में कोई एक जो क्वांटिटीज़ है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं, उसको पता करने के लिए जो मैंने आपको अभी बताया कि x बाई वाई करिए और वो हमेशा एक फिक्स्ड क्वांटिटी आए k, मतलब हर बार जितनी बार भी आप करेंगे वो हमेशा k ही आए। k का मतलब एक क्वांटिटी, फिक्स्ड क्वांटिटी आएगी बार बार। अगर बदलती है तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, ठीक है। तो हमें ये चेक करके बताना होगा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो चलिए हम क्या करेंगे, हम एक एक बार x बाई वाई निकालते जाएंगे। तो इसे यहाँ लिख दी क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। यहाँ देखिए पहले हम निकालेंगे कि व्हेन पार्किंग टाइम कितना, व्हेन पार्किंग टाइम 4 आवर्स देन चार्ज, तब चार्ज कितना है, तब चार्ज है आपका 60 रुपीज़। देन सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये अगर एक्स बाई वाई मान लें इसको हम, ठीक है। तो अगर मान लो हम पार्किंग चार्जेस को, वो पार्किंग टाइम को x मान लेते हैं और चार्ज को y मान लेते हैं, ठीक है। तो ये x बाई वाई इज इक्वल टू x1 बाई y1 मान लीजिए एक्चुअली में, क्यों, क्योंकि आपकी कई क्वांटिटी है ना, तो x1 बाई y1। तो x1 कितना हो गया आपका 4, ठीक है, ये 4 है आपका, और चार्ज कितना है 60। तो 4 बाई 60 कट करेंगे तो 4 से कट करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 1 बाई 15, ठीक है ना, ये 1 बाई 15 आ गया, ठीक है। अब बस आगे चलते हैं, व्हेन फिर से वही लिखेंगे क्या, पार्किंग टाइम कितना 8 आवर्स। जब पार्किंग टाइम 8 आवर्स है तो चार्ज, देन चार्ज कितना हो जाएगा, देन चार्ज इक्वल टू आपका कितना है भाई, शायद 100 है, चलिए ठीक है 100 रुपीज़। तो अब इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे फिर लिखेंगे आप क्या, x2 बाई y2, x2 बाई y2 मतलब टाइम x2 मान लिया है हमारा और चार्ज क्या है y2, तो ये हो गया आपका 8/100। इसे कट करिए, तो इसे कट करेंगे कितने से, 4 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, और 4 से इसे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 25, तो 2/25 आया। अब देखिए बस सिंपल सी बात है, यहीं पे देख लीजिए आप, पिछले वाले में कितना आया था 1/15 आया था, और यहाँ कितना आया 2/25 आया। क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं। तो यहाँ पे लिख देंगे आप, ये इसको ऐसे ना लिख करके, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, आप यहाँ पे ऐसे करिएगा कि सिंस x1 बाई y1 इज़ नॉट इक्वल टू x2 बाई y2, सो इट इज़ नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इट इज़ नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। बस ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा था कि जब रेशियो निकालियो तो हमेशा फिक्स्ड क्वांटिटी आना चाहिए वो, ठीक है। एक बार 1/15 आ रहा है, एक बार 2/25 आ रहा है, तो फिक्स क्वांटिटी कहाँ है फिर, वो बार बार आपको अगर पहली बार 1/15 आया तो हर बार 1/15 ही आना चाहिए, तभी वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो इससे क्लियर हो गया आपका कि पहला वाला जो क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व भी कर लिया और ये पता चल गया कि क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है और क्या नहीं होता है और इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक। चलिए अब ऐसे ही मान लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ, उसको अगर सॉल्व कर लेते हैं। एक और बता दूं आपको, क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ, देखिए अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विथ 8 पार्ट्स ऑफ बेस इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द पार्ट्स ऑफ द बेस दैट नीडेड टू बी एडेड। चलिए ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे रेड कलर का पेंट बनाना है आपको, लेकिन उसको सिर्फ रेड कलर का ही नहीं, उसमें कुछ बेस मिला करके तब बनाना है उसको, ठीक है। बेस मिलाने का मतलब क्या होता है, एक्चुअली बेस मिलाने से जो कलर होता है वो आपका थोड़ा सा हल्का हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि कितना हम रेड कलर ले रहे हैं और कितना उसमें बेस ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहले दिया हुआ है कि हम एक जो है क्वांटिटी ले रहे हैं रेड कलर का और उसमें 8 हिस्सा मिला रहे हैं, किसका, बेस का। मतलब एक हिस्सा लेंगे रेड कलर का और 8 हिस्सा बेस मिलाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको ये कहा जाए कि अगर आप 4 हिस्सा ले लें पेंट का, रेड पेंट का, तो आपको कितना हिस्सा बेस मिलाना पड़ेगा ताकि जो है कलर पे इफेक्ट ना पड़े। नहीं तो अगर आप ज़्यादा बेस मिला देंगे तो कलर हल्का हो जाएगा, कम बेस मिलाएंगे तो कलर डार्क रहेगा, ठीक है। तो इसलिए एक रेशियो में मिलाना होता है। तो बेसिकली मैंने भी बोल भी दिया आपका कि एक रेशियो मतलब इक्वल रेशियो में मिलाना है आपको, और इक्वल रेशियो का मतलब क्या, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे और उससे हम ये पता कर लेंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, इनफैक्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा ही है, क्योंकि हमसे कहा गया है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो उसका रेशियो बराबर आएगा। उसी की हेल्प से हम यहाँ पे ये पता कर सकते हैं कि अगर हमने 4 हिस्सा रेड पेंट मिलाया तो कितना बेस मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम मान लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे लेट
क्वेश्चन नंबर 2 है ना। हाँ चलिए, क्वेश्चन है लेट क्या रेड पिगमेंट बी एक्स, हम ऐसे मान लेते हैं रेड पिगमेंट बी एक्स, हमने रेड पिगमेंट को एक्स मान लिया एंड बेस बी वाई, और बेस को क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, ठीक है। देन तब क्या हो जाएगा हमारा x1 बाई एक्स वाई वन इज इक्वल टू x2 बाई वाई टू इज इक्वल टू x3 बाई वाई थ्री, ये सब बराबर आना चाहिए, चाहे जितनी बार भी आप ले लो, x4 बाई वाई फोर, ये सब बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए लेते हैं, हम मान लीजिए पहले हम ले लेते हैं x1 बाई एक्स टू इज इक्वल टू x1 बाई वाई वन इक्वल टू x2 बाई वाई टू, ठीक है। तो इसमें देखिए आप क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे आप x1 की वैल्यू क्या है, रेड पिगमेंट एक बार जब 1 ले रहे हैं तो बेस कितना लेना पड़ रहा है, 8 लेना पड़ रहा है, तो ये बराबर होना चाहिए किसके, x2, इस बार रेड कलर कितना ले रहे हैं, 4 हिस्सा 4 पार्ट ले रहे हैं उसका, तो बेस कितना होना चाहिए, तो बेस हमें नहीं पता, बेस ही पता करना, तो इसके जहाँ हमने y2 माना तो ये y2 ले लिए बस। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y2 का यहाँ पे और इस 8 का यहाँ पे, तो दिस इम्प्लाइज y2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y2 इंटू 1 और 8 4 जा 32, तो y2 इज इक्वल टू 32। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप 4 हिस्सा लेंगे रेड कलर का, कितना यहाँ पे दिया हुआ है ना, अगर आप 4 हिस्सा लेंगे रेड कलर का तो आपको 32 पार्ट 32 हिस्सा लेना पड़ेगा किसका, बेस का, तब जा कर के उसका कलर जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। सेम ऐसे ही आप क्या नाम है x3 बाई वाई थ्री करके आगे वाले का भी निकाल सकते हैं, जब आपने 7 रखा हो तब क्या आएगा, ठीक है, 12 रखो तब क्या आएगा, 20 रखो तब क्या आएगा, ठीक है। तो ऐसे बाकी आप करके अपना निकाल लीजिएगा इसमें, ठीक है। ऐसे ही जो है अब इसमें लगभग सारे क्वेश्चन इसी के जैसे ही हैं और सारे के सारे डायरेक्ट पोर्शन में ही हैं इनफैक्ट, आपको किसी में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, फिर भी मैं एक दो और बता देता हूँ आपको ताकि जिसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 ही देख लीजिए, एक और बता दूँ पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया एनलार्ज 50,000 टाइम्स अटेन्स अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एज शोन इन द डायग्राम, तो व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। और उसके बाद में एक और इसमें दिया हुआ, इफ़ द फोटोग्राफ इज़ इनलार्ज 20,000 टाइम्स ओनली व्हाट विल बी इट्स एनलार्ज्ड लेंथ, ठीक है। तो देखिए हमसे ये कहा जा रहा है कि एक बैक्टीरिया का जो है फोटोग्राफ है उसको 50,000 गुना, याद रखिए 50,000 गुना जो है बड़ा किया गया, तब वो 5 सेंटीमीटर का दिखाई पड़ता है। तो आपको बताना है कि उस बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ कितनी थी। और इसमें एक और चीज़ दिया हुआ है कि अगर बैक्टीरिया का जो फ़ोटो है, मतलब पिक्चर है जो, उसको अगर केवल 20,000 गुना बढ़ाया जाए, ऊपर वाले में 50,000 गुना बढ़ाया गया है तो 5 सेंटीमीटर का है, अगर उसको केवल 20,000 गुना बढ़ाया जाए तो आपको बताना है कि उसका लेंथ कितना होगा बैक्टीरिया का, एनलार्ज लेंथ मतलब कि कितना बड़ा लेंथ है, ठीक है। देखिए इसको ऐसा करते हैं, देखिए इसमें दो चीज़ें दी हुई हैं ना कि 50,000 गुना जब उसकी लेंथ को बढ़ाया जाता है तो उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर हो जाती है। तो एक काम करते हैं, हम पहले मान लेते हैं कि लेट द आपको एक्चुअल लेंथ बताना है बैक्टीरिया का, तो लेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया का एक्चुअल लेंथ हम मान लेते हैं कितना है, बी एक्स सेंटीमीटर में है ना, तो इसलिए हम एक्स सेंटीमीटर मानेंगे, ठीक है। हमने मान लिया कि बैक्टीरिया का जो एक्चुअल लेंथ कितना है वो एक्स सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखिए हमसे क्या कहा गया है, पहले तो हम इसकी एक्चुअल लेंथ पता करते हैं, कैसे पता करेंगे, ये बताया गया है कि सिंस क्या सिंस नहीं, इसे लगाइए, इसे हटाते हैं, पहले लिखिए इफ़ क्या इफ़ लेंथ एनलार्ज 50,000 टाइम, इफ़ लेंथ एनलार्ज्ड कितना 50,000 टाइम्स, अगर लेंथ को 50,000 बनाते हैं तो वो जो वेल लेंथ कितनी आती है आपकी, 5 सेंटीमीटर आती है ना। ये इसको ऐसे ये स्टेप ना लिख करके आप ये करिए, कर दीजिएगा कि इफ हटा दीजिए, यहाँ से लिखिए लेंथ एनलार्ज 50,000 टाइम, लेंथ एनलार्ज 50,000 टाइम, उसके बाद में इसे हटाइए, हटा दीजिए, तो देन लेंथ कितना हो गया 5 सेंटीमीटर।
मतलब ये है कि अगर उसको 50,000 गुणा उसकी लेंथ को बढ़ा रहे हैं तो वो कितना आ रहा है, 5 सेंटीमीटर आ रहा है। तो हमें एक्चुअल लेंथ पता करनी है। एक्चुअल लेंथ पता करने का मतलब कि एक भी गुना बार, मतलब एक भी बार नहीं बढ़ाएंगे, मतलब वन टाइम ले लेंगे इसको। इस 50,000 की जगह क्या ले लेंगे, वन टाइम ले लेंगे। तो हो जाएगा लेंथ एनलार्ज वन टाइम। आपको क्या करना है, लेंथ एनलार्ज वन टाइम लेना, केवल एक टाइम लेना। इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि ये थोड़ा क्लियर हो जाए। हाँ, लेंथ एनलार्ज वन टाइम। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है। देखिए, अगर 50,000 गुना बढ़ाते थे तो 5 सेंटीमीटर आता था, तो एक गुना बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, तो एक गुना बढ़ाने के लिए 5/50,000 कर देंगे। ठीक है, तो बस इसे कट करेंगे, ये 5 वन जा 5, तो कितना आ जाएगा, 1 बाई कितना, 1/10 100,000 10,000, 1/10,000, यही आएगा 1/10,000। और इसी को 10⁻⁻4 भी लिख सकते हैं। कितने जीरो, 1 2 3 4 जीरो है ना, तो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। तो बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ जो है वो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर है। चाहे तो आप इसे 1/10,000 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक्चुअल लेंथ बैक्टीरिया की तो हमें पता चल गई। अब हमें पता करना है कि अगर बैक्टीरिया को जो है हमने 20,000 गुणा एनलार्ज किया तो उसकी लेंथ कितनी आएगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात, अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि बैक्टीरिया की जो ये लेंथ है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कैसे है कि देखो, 50,000 गुणा जब बढ़ाए हैं तो 5 सेंटीमीटर हुआ है। अब 50,000 गुणा से घटा करके 20,000 गुणा कर रहे हैं, तो जब 20,000 गुणा करेंगे तो सिंपल सी बात है उसकी लेंथ भी घटेगी ही ना। ठीक है, तो अगर लेंथ घटेगी तो एक क्वांटिटी घट रही है तो दूसरी भी घट रही है, तो इसका मतलब ये किस में है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो फिर हम उसको फार्मूला लगा सकते हैं, मतलब फार्मूला लगाने मतलब एक रेशियो इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक काम करिए, इसमें थोड़ा टेबल बना लीजिए अब, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये टेबल बना लीजिए आप ऐसे, और टेबल बनाने से आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होगा। ये देखिए, ठीक, यहाँ पे आप एक चीज़ को मान लीजिए, क्या, एनलार्ज लेंथ, एनलार्ज लेंथ, और एक मान लीजिए एक्चुअल लेंथ। ठीक है, तो देखिए हमसे कहा गया है कि एनलार्ज लेंथ जो है वो 50,000 गुना किया है। ठीक है ना, एक मिनट, कितना है, 50,000 ज़्यादा हो गया, एक आधा है, एक आधा, हाँ 50,000। तो लेंथ आ रही है 5 सेंटीमीटर। अब इसी को अगर 20,000 गुणा कर दें, कितना कर दें, 20,000 गुणा कर दें, तो लेंथ कितनी आएगी, इसको मान लेते हैं हम, क्या, एक्चुअल लेंथ को x माना था ना, तो यहाँ x1 मान लेते हैं। चलो ठीक है, तो देखिए 50,000 गुणा जब बढ़ाया है तो 5 सेंटीमीटर, तो 20,000 गुणा बढ़ाए तो कितना आएगा, सिंपल सी बात है। तो और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो इसका रेशियो इक्वल होगा। तो बस सिंपली आप ऐसे कुछ नहीं करना, यहाँ लिख दीजिए, सिंस इट इज़ इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इट इज़ इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो अब यही मान लीजिए आपका क्या हो जाएगा, आपको 50,000, ये जो है इसका 50,000 50,000/5, ये इक्वल हो जाना चाहिए 20,000/x के, x1 माना है ना, तो x1। अब क्यों इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है तो रेशियो बराबर होता है, आपको पता ही है। तो हमने रेशियो बराबर कर दिया है, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो बस अब सिंपली से इसे सॉल्व कर लीजिए आपका। देखिए ये 5 से इसे कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1, और इसका में 4 जीरो, तो ये 4 जीरो यहाँ से ऐसे सामने से कट जाएगा आपका। ठीक है, तो x1 में 1 से मल्टीप्लाई करिए, x1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, और इधर तो कुछ है ही नहीं, इसका 2 में मल्टीप्लाई, तो x1 इंटू 1 1 हो जाएगा, सॉरी x1 इंटू 1 x1 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा हुआ है 2, तो 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया कि बैक्टीरिया की जो लेंथ होगी वो 2 सेंटीमीटर होगी। कब, जब आप उसको केवल 20,000 गुणा बढ़ाएंगे तब। ठीक है ना, तो चलिए इस तरीके से देखा, ये मैंने कुछ क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवा दिए हैं इसके। अब बाकी के क्वेश्चन जो है आप इसमें से खुद करिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताइएगा, फिर मैं वो भी आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए।